सचमुच मुझे इस फिक्की के 95th एजीएम में पार्टिसिपेट करने में बेहद खुशी हो रही है और यहां पर इंडस्ट्री कैप्टन्स और बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि इसके पहले भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब सारे कई डिग्निटरीज आ चुके होंगे, उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी होंगी। अब उसके अलग हटकर कुछ बोलना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी यदि मैं यहां पर मौजूद हूं और फिक्की के एजीएम में, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आर्थिक विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करने होंगे और जो व्यावसायिक विषय होंगे, प्रोफेशन से जो जुड़े होंगे, बिजनेस रिलेटेड होंगे, उन्हीं पर हमको यहां पर चर्चा करनी है। और आप लोगों ने एजीएम की जो थीम रखी है, इंडिया एट 100, अमृतकाल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, तो इसके आगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यही तो विकास का मंत्र है जो आपके एजीएम की थीम है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकास का मंत्र नहीं है। और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि इस साल भारत अपनी आजादी के न केवल अमृत महोत्सव मना रहा है, बल्कि अगले 25 वर्षों को हमने अमृत काल के रूप में मनाने का फैसला किया है। यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 25 वर्ष हैं जो 2047 तक चलेगा। उस दौरान भारत विकास की राह पर किस तरह से आगे बढ़ेगा ताकि उसकी विकास यात्रा सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। आज इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है, यह संदेश दिया है। तो हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत तमाम अभावों के बावजूद विश्व की 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उस समय भी जाना जाता था। भारत को आजादी मिलने के समय और उसके बाद भी कई देश आजाद हुए और वहां पर विकास, डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई, जबकि वे सभी देश अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से काफी पीछे थे। मैं चीन का उदाहरण यहां पर आप सबके सामने रखना चाहूंगा। जब 1949 में चीन में रिवॉल्यूशन हुआ और नई व्यवस्था बनी तो उनका जीडीपी भारत से कम था। भारत और चीन 1980 तक साथ कदम ताल करते रहे और चीन में साम्यवादी सोच उस समय हावी थी, माने कम्युनिज्म, और भारत में समाजवादी सोच थी, यानी सोशलिज्म। और इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 6वीं 7वीं पावरान तो छोड़िए, दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की गिनती से बाहर हो गई। 80 के दशक में चीन ने एक करवट ली और कई बड़े आर्थिक सुधारों की भी चीन में शुरुआत की गई। और 1991 में हमारे यहां भी आर्थिक सुधारों का, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। मगर चीन ने कम समय में इतनी लंबी छलांग लगाई कि भारत ही नहीं
अमेरिका को छोड़कर वह दुनिया के सभी देशों को विकास की रफ्तार में पीछे छोड़ दिया। दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की गिनती में भारत की वापसी 21वीं शताब्दी में होती है। टॉप 10 दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उनमें आकर भारत 21वीं शताब्दी के बाद तक यह सिलसिला प्रारंभ होता है। मगर भारत के सामर्थ्य और जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिस तरह का विकास भारत में होना चाहिए था वह नहीं हो रहा था, यह सभी महसूस कर रहे थे। 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत की जनता बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मोदी जी को उसने प्रधानमंत्री चुना और जब वे प्रधानमंत्री बने थे तब देश दुनिया की 9वीं इकॉनमी, मेजर इकॉनमी, और हमारी इकॉनमी की साइज हुआ करती थी करीब लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास। जहां तक मुझे याद है उस समय हमारी इकॉनमी की साइज अप्रोक्सीमेटली $2 ट्रिलियन ये हुआ करती थी। आज हमारी गवर्नमेंट को मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 8.5 वर्ष का समय गुजर चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ अब दुनिया की 5th इकॉनमी बन चुका है। हमारा भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 का वह समय जब विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5। मॉर्गन स्टैनले ने इस एक टर्मिनोलॉजी को दिया था, फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। इस फ्रेजाइल 5 में जो देश थे उनमें साउथ अफ्रीका था, टर्की था, ब्राजील था, इंडोनेशिया था और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद में तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख को मैंने स्वयं देखा भी है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह फोरकास्ट हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, यह मॉर्गन स्टैनले का यह फोरकास्ट है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि भारत की जीडीपी अगले 10 सालों में लगभग $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $8.5 ट्रिलियन यानी $8.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और केवल यहीं तक नहीं जाएगी, उनका तो यह भी मानना है कि $8.5 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी भारत की इकॉनमी 2027 आते आते। मित्रों, इससे साफ यह पता चलता है कि आज भारत 2013-14 की निराशा और अंधकार के माहौल से अब तो भारत हमारा निकल चुका है और दुनिया के लिए आशा और विश्वास का एक केंद्र बन गया है। यानी सिर्फ 8.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई और 4 पायदान की छलांग लगाकर टॉप 5 इकोनॉमीज में हमारा यह भारत शामिल हो गया। पिछले 8.5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए हैं जिसने भारत के विकास की राह में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए भारत को तैयार किया है। मैं उन सारे प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हुए हैं उस डिटेल में जाकर यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है भारत का एक बड़े डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। बहुत बड़ा है, एक रिफॉर्म है। और मुझे याद है कि जब शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सारे हिंदुस्तान के लोगों का, हर परिवार का अकाउंट खोलने का फैसला कर रहे थे, तो मैं स्वयं भी उस मीटिंग में मौजूद था। प्रधानमंत्री जी थे और मैं भी था और से सारे अफसर बैठे थे। मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं, उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि गवर्नमेंट बनने के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात पर क्यों बल दे रहे हैं अन्य कामों को छोड़कर कि नहीं, जल्दी से हिंदुस्तान में रहने वाली हर फैमिलीज का अकाउंट बैंक में खुल जाना चाहिए।
तो मैंने बैठे बैठे बगल में मैं बैठा था, मैंने पूछा कि आप इतना आग्रह इसके लिए क्यों कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी बाद में बतलाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो यह काम किया है उसमें हम सोचते थे कि इससे गरीबों का क्या लाभ होने वाला है, मगर 46 करोड़ खाते अकाउंट खोले गए और हर गरीब का बैंक खाता खोला गया और बैंक खाते को आधार और मोबाइल से भी लिंक किया गया, इसकी आपको जानकारी है। और एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना दी गई जिसमें गरीबों के साथ उसकी सब्सिडी और अन्य भी जो सहायताएं होती हैं, राहत जो उनको दी जाती है, भ्रष्टाचार वहां समाप्त हो गया और पैसे की भी भारी बचत हुई। मित्रों, कभी कभी क्या प्रायः करप्शन की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। शायद आपको याद दिलाया था कि नहीं दिलाया था, हमारे राजीव गांधी जी ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी। मैं उनकी नीयत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता हूं और न तो मैं किसी फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी प्रकृति है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, सब देश के लिए करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये चिंता यह व्यक्त की थी, क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों तो केवल 14 पैसा पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी, ईमानदारी से चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन आज यह मैं कह सकता हूं कि सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाने के कारण यदि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा गरीबों की अथवा हिंदुस्तान की नागरिकों की जेब में पहुंचता है। यदि हम करप्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैं रूट आउट करने की बात नहीं करता हूं, करप्शन रूट आउट करने का जहां तक प्रश्न है, जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक करप्शन रूट आउट नहीं हो सकता। केवल सिस्टम में बदलाव लाकर करप्शन को रूट आउट नहीं किया जा सकता। उसके लिए मन एलिवेटेड होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, यानी व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहिए। केवल जो बैठकर पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है, वही स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल की धारणा हमारी थोड़ी सबसे अलग है। मैं मानता हूं जो मन से बड़ा है, सोच में बड़ा है, वही स्पिरिचुअल है। और व्यक्ति का मन जितना बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद यानी परम आनंद की उसको प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति करप्शन में इंडल्ज नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।